मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आज मैं आपके लिए लाई हूं प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा, जो कि कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। उसके प्रश्न और उनके उत्तर। दोस्तों, आज हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दूंगी, कुछ क्लू दूंगी, सुराग दूंगी, जिससे कि आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी के प्रश्नोत्तर। सबसे पहला सवाल है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? दोस्तों, आपको ध्यान होगा, यदि आपने कहानी की ऑडियोज सुनी हैं तो आपको जरूर ये ध्यान होगा कि कांजी हाउस में हीरा और मोती ने बहुत सारे जानवरों को देखा और उन्होंने ये भी देखा कि जानवरों की गिनती की जा रही थी। हमने ये भी पढ़ा था कि 10-15 दिन के अंतराल पर कांजी हाउस में बंद जानवरों की नीलामी की जाती थी। तो क्या आप जान पाए गिनती करने के कारण को, हाजिरी लेने के कारण को? पहला, कि नीलामी करने से बंद जो आवारा जानवर जिनको इन्होंने बंद किया हुआ था, उनकी नीलामी करने से कांजी हाउस के जो भी मालिक हैं उनको पैसा मिलेगा। और यदि जो पकड़े हुए जानवर हैं कोई चुरा ले गया या वो स्वयं भाग गए तो इसका पता कैसे चलेगा? इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। नफरी या संख्या को सुनिश्चित किया जाता था, कोई चुरा तो नहीं ले गया ये जाना जाता था, और कोई जानवर भाग तो नहीं गया ये जानने के लिए। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आपको ध्यान होगा, गया के घर जब हीरा और मोती रहते थे और कुछ दिनों तक वहां उन्होंने गया के खेतों में काम किया, तो शाम को एक छोटी लड़की आती थी और वो उन्हें एक एक रोटी खिलाकर जाती थी। दोस्तों, हमने उस लड़की के बारे में थोड़ा सा सुना था कि उसकी माँ गुजर गई थी, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति स्वयं उस दुख से गुजर रहा हो तो वो दूसरे के उस प्रकार के दुख को बहुत ही गहराई से समझ जाता है। जैसे कि वो लड़की उस घर में खुश नहीं थी, उसको गया के घर में डांट खानी पड़ती थी, पिटाई सहनी पड़ती थी, और वही हाल उसने हीरा और मोती का देखा तो उसके मन में उनके प्रति अपने आप ही प्रेम की भावना जाग गई। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा दोस्तों, ये आपने अपने जीवन में देखा होगा। जिस दुख से आप स्वयं गुजर चुके हैं, जब कोई दूसरा उसी परिस्थिति में होता है तो आप उसकी मनस्थिति को समझ पाते हैं। तीसरा सवाल है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? दोस्तों, आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। नीति से क्या अर्थ है? नीति का अर्थ है कि हम किसी परिस्थिति में क्या करें और क्या ना करें, इसका फैसला हम कैसे लेते हैं। तो आपने अलग अलग परिस्थितियों में हीरा और मोती को कुछ निर्णय लेते हुए सुना होगा, कहानी में हमने सुना था। तो हमारे सामने कुछ नीति विषयक कि वो अपने जीवन के निर्णय कैसे लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। भाईचारा, वो दोनों भाईचारे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, खाना एक साथ खाते थे, एक साथ काम पर जाते थे, और उनमें आपस में आपसी प्रेम, ये भी एक नीति विषयक मूल्य है कि उनमें आपस में इतना प्रेम था कि जब वे दिन भर काम करके थक जाते तो एक दूसरे को चाट कर ही वो अपना प्रेम व्यक्त करते और उनकी थकान दूर हो जाती थी। ये कितना अच्छा है ना दोस्तों। देखने से और सुनने से ऐसे लगता है कि मानो दुनिया के सभी दुख दूर हो गए हों, दिन भर की सारी थकान दूर हो गई हो। ऐसा ही
आपके माता पिता को तब लगता होगा जब वो काम से लौटकर घर वापस आते हैं और आप उन्हें घर पर खुशी खुशी खेलते खाते हुए मिलते हैं, तो आपके माता पिता आपसे बातचीत करके कितने खुश हो जाते हैं। ये आपसी प्रेम का भाव है दोस्तों। और हमें क्या नीति विषयक निर्णय दिखे? दोस्ती निभाना। देखिए, जब गया के घर में हीरा को गया ने पीटा तो मोती उसके समर्थन में खड़ा हो गया, और इसी प्रकार जब कांजी हाउस में हीरा ने दीवार को गिराना शुरू किया, मोती ने उसका साथ दिया, लेकिन आखिर में हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई थी, तो मोती अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं गया। एक साथ रहना, टीम वर्क करना, टीम की तरह काम करना, ये उन्होंने जब उस मटर के खेत के बाहर जब उन्होंने सांड के साथ लड़ाई की, कैसे दोनों ने मिलकर एक बड़े से सांड को खदेड़ दिया। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जो सांड था वो हाथी के बराबर बहुत ही बलशाली और बड़ा था, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया। स्वामी भक्ति, ये भी एक नीति विषयक मूल्य है। जब वे अपने मालिक के घर, जूरी के घर रहते थे, तब भी वे हमेशा उसके आज्ञा का पालन करते थे, और जब जूरी ने उन्हें गया के घर भेजा तो वे चुपचाप वहां चले गए। उनके मन में भले ही सवाल भरे हों, लेकिन उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, और उन्हें ये मालूम था कि अब गया उनका मालिक है, तो उन्होंने गया के प्रति भी कभी रोष प्रकट नहीं किया। काम करने से संबंधित वे गया के खेतों में काम करते थे, और उन्हें जैसा भी चारा भूसा सूखा दिया जाता था, वे उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, चाहे वो अपने अंदर से उन्हें ये खाने का मन नहीं करता था, लेकिन वो विद्रोह प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका जो स्वामी है, उन्हें उसके साथ विद्रोह नहीं करना, स्वामी के साथ चलना है, जैसा स्वामी रखे वैसे रहना है। शांत स्वभाव, अभी हमने जो कहानी के वाक्य सुने हैं, कहानी में से जो बातें अभी चर्चा की, इनमें उनके शांत स्वभाव का भी परिचय मिलता है दोस्तों। कर्मठता, ये भी हमने देखा कि दोनों बैल पूरा दिन काम करते थे। आत्मसम्मान, यहाँ पर वो बात आती है कि जो उन्हें सूखा चारा दिया जाता था, वे उसको स्वीकार कर लेते थे, लेकिन खाते नहीं थे, क्योंकि उनका आत्मसम्मान इस बात की आज्ञा नहीं देता था। उन्हें ये लगता था कि यदि उन्हें स्वामी ने सूखा चारा दे दिया है, तो वो उस सूखे चारे को पड़े रहने देंगे, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। आत्मविश्वास, जब उन्होंने जूरी के घर वापस जाने के लिए निर्णय लिया, दोनों एक साथ भागे, तो उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया। उन्हें अपने ऊपर विश्वास था कि वे जरूर अपने घर वापस पहुंच जाएंगे बिना किसी की मदद के, तो उन्होंने रस्सी तोड़ने के लिए शुरुआत खुद ही की थी। दूसरे के दुख के बारे में सोचना, ये भी एक नीति विषयक मूल्य है। जब दोनों ने गया के घर से भागने का निर्णय लिया, तो हीरा ने, आपको याद होगा दोस्तों, हीरा ने मोती को चेताया था कि यदि उस लड़की के रस्सी खोल देने से वो दोनों भाग गए, तो अगले दिन उस लड़की को अपने परिवार वालों से प्रताड़ना सहनी पड़ेगी, उसी पर सब लोग संदेह करेंगे। इसलिए रस्सी खोले जाने पर भी हीरा नहीं भागा। किसी के सामने स्वयं को कम न देखना, कम न सोचना, ये बात हमें जब हीरा और मोती ने मिलकर आत्मविश्वास से सांड का सामना किया तब नजर आई। तो दोस्तों, मैंने आपको काफी नीति विषयक मूल्य बता दिए हैं जो हीरा और मोती के स्वभाव में हमें देखने के लिए मिले, और ये चीजें इंसानों के जीवन में भी बहुत काम आती हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ
मूर्ख का प्रयोग न करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ये प्रश्न 4 का वाक्य है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ही जब गधे के वर्णन से शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान होगा कि प्रेमचंद ने गधे के सीधेपन पर विस्तार से बताया था। गधे की सहिष्णुता, सहनशीलता, संतोष और समभाव के बारे में बताया था। अब हम इन चारों को एक एक करके देख लेते हैं। सीधापन, मालिक चाहे कितना भी मारे, गधा पलटकर जवाब नहीं देता। सहिष्णुता, सहनशीलता, वो अत्याचार को चुपचाप सह लेता है। संतोष, गधा कभी भी बहुत ज्यादा मस्ती करने के भाव में नहीं रहता और सुविधाओं के बारे में भी उसका बहुत अधिक विचार नहीं होता। जैसा मिल गया वैसा उसने स्वीकार कर लिया। संभाव, खुशी हो या दुख हो, उसके चेहरे का भाव वैसा ही रहता है, ना खुशी में ज्यादा खुश और ना दुख में ज्यादा दुखी। दोस्तों, ये इस प्रकार के गुण हैं जो हम ऋषि मुनियों में या उस प्रकार के लोगों में अपेक्षा रखते हैं जो अपने मन के विचारों पर, मनोभावों पर और डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन किसे कहते हैं? अंग्रेजी में शब्द है डिसिप्लिन, जो स्वयं को नियंत्रित रखते हैं। उन लोगों से हम इस तरह के गुणों की अपेक्षा रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रेमचंद ने गधे के नए गुणों को उजागर किया है। दोस्तों, आज हमने 4 प्रश्नों के जवाब दिए हैं और उन पर विचार किया है। आप इन सबको स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सवालों के जवाब देने में मेरी मदद से क्या फायदा मिला। बाकी के सवाल हम करेंगे अगले ऑडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।